मैं 2005 से 2010 तक विधायक भी रहा। हम उसमें 8,000 समथिंग कुछ वोट से जीते थे कि इस बार सरकार महागठबंधन की बनेगी और असदुद्दीन अवैसी साहब ने मुझे टिकट दिया। प्रदेश अध्यक्ष के विरोध के बाद भी उन्होंने मुझे टिकट दिया था। तेजस्वी जी के नेतृत्व में नीतीश जी को समर्थन देकर भाजपा से मुक्त कराना हमारा लक्ष्य था और भाजपा को बिहार से हटाने का मसला है। वहाँ MIM कहीं टिकता नहीं है। नमस्कार, आदाब और मेरा सलाम सीमांचल को। शाम का वक्त है, चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। आज 9 तारीख को दूसरे चरण का जो प्रचार का आखिरी दिन है वो समाप्त होने वाला है। मेरी मौजूदगी इस वक्त सीमांचल के खास जिले पूर्णिया के एक खास विधानसभा बायसी विधानसभा क्षेत्र में है। बायसी विधानसभा वो क्षेत्र जो 2025 में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन 5 सीटों पर जीत हासिल की थी, उसमें से एक सीट बायसी भी थी। उसके बाद क्या कुछ स्थिति रही, क्या कुछ परिस्थिति रही। यहाँ के जीते हुए विधायक पांच MLA MIM से जीते थे, जिसमें उनके सूबे के सदर अख्तरुल ईमान के सहित रुकनुद्दीन साहब सहित 5 लोग जीते थे। 4 लोग महागठबंधन यानी RJD का हिस्सा बन जाते हैं। जिसके बाद 2025 का चुनाव होता है। इस वक्त ये चारों उम्मीदवार 4 लोग इस वक्त चुनावी मैदान में डायरेक्टली मैदान में नहीं है, पर पार्टी का जिस दल में है, जिस संगठन में, वो प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। ऐसे में ये बायसी का मैं आपको इतिहास बताऊं कि बायसी एक तरह से पहले कांग्रेस की एक अच्छी माटी रही है। यहाँ से कांग्रेस के लोग जीतते रहे हैं। यहाँ के जो मौजूदा विधायक हैं रुकनुद्दीन साहब, उनके वालिद मोहतरम मोइनुद्दीन साहब यहाँ से दो बार विधायक रहे हैं पूर्व में, 1985 से लेके 90 तक। फिर एक और बार वो विधायक रहे। 2 टर्म उनका विधायक का रहा कांग्रेस से। लेकिन उसके बाद बायसी अलग अलग तरह से चुनाव यहाँ का होता रहा, लोग जीतते रहे। लेकिन 2005 में यहाँ से जो व्यक्ति इंडिपेंडेंट विधायक बना था, जिसका नाम रुकनुद्दीन है, वो 2005 से 10 जब नीतीश कुमार की पहली बार सरकार आती है, लालू प्रसाद यादव की जब सरकार जाती है, और तब से आज तक उनकी सरकार, उनके खुद के मुख्यमंत्री तो नहीं बन सके, सरकार का इधर उधर आप जुगाड़ करके नीतीश कुमार का डिप्टी बन के उन्होंने सरकार में भागीदारी और हिस्सेदारी ली। रुकनुद्दीन साहब वो जो 2005 से 10 तक यहाँ के विधायक रहे, वो निर्दलीय चुनाव जीते थे। ये खास बात है। कोई व्यक्ति यदि किसी सीट से या किसी क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव जीतता है तो उस क्षेत्र में उसकी साख होती है, उसकी गुडविल होती है, उसके अपने लोग होते हैं, उसका अपना एक नक्सस होता है, उसके अपने कामकाज होते हैं, उसका अपना खुद का व्यवहार होता है। क्योंकि निर्दलीय चुनाव जीतना ऐसे ही होता है, बड़े चुनाव में जीतना, जैसे कि हर व्यक्ति तक उस नाम का पहुंचाना, जो सिंबल मिलता है वो इतना फेमस नहीं होता है कि लालटेन हो, साइकिल हो, पंजा हो, कमल हो, वो एक फेमस चुनाव चिन्ह होता है। तो ऐसे में कोई व्यक्ति यदि निर्दलीय चुनाव जीतता है, हालांकि इस वक्त पूर्णिया अलग माटी है, सीमांचल थोड़ी अलग माटी है। पूर्णिया हमेशा धारा और हवा के विपरीत अपनी एक बहाव लेके चलती है। यहाँ के मौजूदा सांसद पूर्णिया के जो पप्पू यादव हैं, वो खुद निर्दलीय चुनाव जीते हैं। वो जबरिया कांग्रेस के नेता भी हैं, कांग्रेस में इस वक्त शामिल है और तमाम सारी जगहों पर रैलियां कर रहे हैं इस वक्त, प्रियंका गांधी के साथ, राहुल गांधी के साथ। खैर, ये सब पूर्णिया की बात हुई। मेरी बात इस वक्त बायसी में हो रही है। मैं रुकनुद्दीन साहब की बात कर रहा हूं कि 2005 से 10 वो विधायक रहे। तो जो 2020 में MIM से वो विधायक का चुनाव जीते और जोशो खरोश के साथ मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का यहाँ पे झंडा गड़ा था, जिसके बाद MIM का यहाँ पर परचम बुलंद होने के बाद उनके हौसले भी बुलंद हुए थे पूरे मजलिस की, जो इस बार उनकी फिर से दावेदारी है। और वो आज अमौर में उनकी जनसभा थी। सीमांचल के 4 क्षेत्रों में असदुद्दीन ओवैसी कुछ यूं इस वक्त सीमांचल में रैलियां कर रहे हैं, जैसे हैदराबाद में वो करते हैं। कमोबेश हमें तो लगता है उससे ज्यादा कहीं कर रहे हैं, जायद कर रहे हैं। सुबह से लेकर शाम तक उनके उड़न खटोले सीमांचल के तमाम इलाकों में उड़ते हैं। हिस्सेदारी, भागीदारी और हक अधिकार, और कहते हैं कि दरी कब तक बिछाओगे। उनके अपने सियासी मुद्दे तो इस देश के तमाम सारे लोग जानते हैं। उनकी राजनीति क्या है, सियासत क्या है, इससे भी जनता और बिहार वाकिफ है। खैर, हर पार्टी का अपना मैनिफेस्टो होता है, हर पार्टी का अपना वर्किंग स्टाइल होता है। मैं रुकनुद्दीन साहब के साथ मौजूद हूं। मैं उनसे तारुफ कराऊं। सबसे पहले मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि अपने बिजी शेड्यूल में अपने कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव की रणनीतियों पर बातचीत कर रहे थे। मेरे रिक्वेस्ट पर उन्होंने समय दिया, इसलिए मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपके व्यूअर्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हैं विधायक जी, तबीयत कैसे है? बहुत अच्छा। एक सवाल जो बड़ा जायज बनता है आपसे बात करते वक्त की, मौजूदा विधायक होते हुए आप चुनावी मैदान में नहीं है, ऐसा क्यों हुआ?
देखिए, चूंकि मैं राष्ट्रीय जनता दल के संगठन में था, राष्ट्रीय जनता दल के संगठन ने यहाँ के पूर्व विधायक हाजी अब्दुल सुभान साहब को टिकट दिया, तो उस स्थिति में पार्टी में बना रहने के कारण मैंने चुनाव नहीं लड़ा और अभी हम उन्हें समर्थन कर रहे हैं और पूरी पार्टी, पूरे कार्यकर्ता सब महागठबंधन के पक्ष में हाजी अब्दुल सुभान साहब के लिए बहुत जोश खरोश से इलाके में चल भी रहे हैं और मदद भी कर रहे हैं। अभी जस्ट मेरे सामने से उनकी एक रैली निकली, शायद वो आज चुनावी आखिरी रैली रही उनकी, अब चूंकि चुनाव होने वाले हैं। पार्टी और विचारधारा के प्रति किसी नेता का इतना प्रतिबद्ध होना, और चूंकि आप पहले, मेरी जो समझ है, मैंने जो भी रिसर्च की, कि आप शायद राष्ट्रीय जनता दल में पहले नहीं। पहले मैं इंडिपेंडेंट था, कांग्रेस से भी हम चुनाव लड़े थे। कब लड़े थे आप कांग्रेस से? और 2000 में बहुत कम मतों से हार गए थे। उसके बाद चूंकि गठबंधन की राजनीति आ गई बिहार में, भारत में, तो ये सीट राष्ट्रीय जनता दल का हो गया। तो 2005 में मैं इंडिपेंडेंट उठा था और यहाँ की जनता ने मुझे जिताया भी था। मैं 2005 से 2010 तक विधायक भी रहा। इंडिपेंडेंट जब आप चुनाव लड़े थे तो आपका मुकाबला राष्ट्रीय जनता दल से था? मेरा मुकाबला राष्ट्रीय जनता दल से था। भाजपा यहाँ तीसरी पार्टी थी। भाजपा यहाँ पे तीसरी पार्टी। कितने वोटों से वो चुनाव आपका निर्दलीय जीते थे? हम उसमें 8000 समथिंग कुछ वोट से जीते थे। खैर, निर्दलीय प्रत्याशी होकर 8000 से वोट का चुनाव जीतना एक बड़ी ताकत होती है। तो मेरा दिलचस्पी यह है कि आपका कैसे क्या रुजू हुआ कि पिताजी कांग्रेसी थे, आप भी कांग्रेसी थे, कैसा क्या हुआ कि आप मजलिस? मैंने कहा आपको कि जब से गठबंधन की राजनीति हुई, चूंकि मेरा परिवार यहाँ रेगुलर 1952 से सियासत में है और हमारे यहाँ रेगुलर आजादी के बाद से आज तक मुखिया का जो प्रधान का सीट होता है, सिर्फ 2 बार आरक्षण हुआ, इसमें नहीं रहे, वरना लगातार यहाँ से हमारे पंचायत से हमारे चचा मुखिया थे, हमारे चचा सरपंच थे, हमारी बहन यहाँ 15 साल प्रमुख रही तो मेरा इस प्रखंड की। तो ये हमारा पूरा पॉलिटिकल एक पूरा खानदानी सजरा है सियासत। तो सियासत से खिदमत का एक जरिया है और जरूरी खिदमत खल्क का जज्बा है। आज भी पार्टी ने जिसको कैंडिडेट बनाया, हम लोग उनके समर्थन में आए। क्योंकि कांग्रेस छोड़ देना ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि गठबंधन की राजनीति में जब गठबंधन हुआ तो यहाँ से जो आरजेडी का सिटिंग सीट था तो उन्हीं को टिकट मिला और उसके बाद हम लास्ट इलेक्शन में कार्यकर्ताओं के दबाव में और इसमें हमने एमआईएम ज्वाइन किया था। मेरी दिलचस्पी क्या है कि किन परिस्थितियों में कैसे क्या हुआ था कि एमआईएम आप ज्वाइन करके चुनाव लड़े थे? एमआईएम कार्यकर्ताओं का दबाव था और मेरे जितने शुभचिंतक हैं 22 विधानसभा क्षेत्र के, सभी के राय मशवरे से, वरना मैं उस पार्टी का न सदस्य था और असदुद्दीन अवैसी साहब ने मुझे टिकट दिया। प्रदेश अध्यक्ष के विरोध के बाद भी उन्होंने मुझे टिकट दिया था और मैं चुनाव लड़ा और यहाँ की जनता ने काफी मतों से मुझे कामयाब कराया। उस वक्त भी मेरा मुकाबला भाजपा से था। 2020 में कितने मतों से आपकी जीत हुई थी? हम 18,000 समथिंग कुछ वोट से जीते थे। राष्ट्रीय जनता दल कहीं मतलब पीछे रह गया? राष्ट्रीय जनता दल भी था रेस में, तीसरे नंबर पर था। तो लोग ये कहते हैं कि शहनवाज, जो इस बार आप जो 4 लोग आरजेडी में गए, 4 विधायक जीते हुए, तो उसमें से सिर्फ शहनवाज को टिकट मिला और आप सबकी, उन सब ने कहा कि आप सबकी सियासी बलि चढ़ गई। ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं। गठबंधन की राजनीति में हमारे नेता ने बैठाकर बात किया और कहा, तेजस्वी जी ने और राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी ने, कि इस बार सरकार महागठबंधन की बनेगी, बनना चाहिए, आप लोगों को सहयोग की आवश्यकता है। सरकार मीडिया सहयोग नहीं कर सकती, मीडिया केवल जरूरी बातें दिखा सकती है। नहीं, हम लोगों को हमारे नेता ने कहा कि आपकी सहयोग की जरूरत है। किसी एक आदमी को टिकट मिला है तो हर आदमी लड़ जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो जाती है। बिल्कुल। तो इसी दृष्टिकोण से हम लोगों ने ड्रॉप किया और सक्रिय राजनीति में हूँ, आगे भी सक्रिय राजनीति करूंगा। मन तो नहीं रहा होगा, लेकिन ऐसी की जनता का खिदमत करना शुरू से हमारे खानदान का रहा है और आगे भी भविष्य में रहेगा। नेता को अपनी जनता की खिदमत और उनकी मदद करने का जज्बा ही
मुल्क की सियासत का मकसद होना चाहिए, ऐसी मेरी भी ख्वाहिश है, तमन्ना है कि नेता वही हो, कोई भी बने, किसी पार्टी से बने, किसी दल से बने, सेवा का एक भाव। मैं ये जानना चाहता हूं कि इस बार जब आप लोगों ने आरजेडी ज्वाइन की, तो उस वक्त क्या टिकट को लेकर या सीट को लेकर कुछ बातचीत हुई थी? क्योंकि इन मुद्दों पर बात नहीं हुआ था, किन मुद्दों पर आप लोगों ने पार्टी ज्वाइन की? चूंकि भारतीय जनता पार्टी सबसे लार्जेस्ट पार्टी थी। नीतीश कुमार जी उस वक्त आए कि ये छोटी छोटी पार्टियों को खाना चाहता है, तो उस कौन वक्त खाना चाहता? बीजेपी? बीजेपी, तो उस वक्त हमारे नेता ने राष्ट्रीय जनता दल विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी थी 76 सीट लाने के बाद, वो एक दल के रूप में सबसे बड़ी पार्टी अभी भी है, अभी भी है। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। तो हम लोगों के जाने के बाद, चूंकि लोकतांत्रिक जो सिस्टम होता है, डेमोक्रेटिक सिस्टम की जो सबसे बड़ा दल है, उसे न्योता देना चाहिए। तो गवर्नर, चूंकि नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार बननी थी और हम लोगों ने समर्थन किया था, हमारे नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी उप मुख्यमंत्री भी बने थे, और उन्होंने जो घोषणा किया था चुनाव में कि बेरोजगारों को रोजगार देंगे, उसमें 60% लोगों को उन्होंने रोजगार दिया। अपने छोटे से अवधि में 17 महीना ये गठबंधन कायम रहा। उन्हें फिर उनकी जो आदत है, नीतीश कुमार जी की आदत है, जनसंघियों के दबाव में, आरएसएस के दबाव में वो बीजेपी से फिर सांठगांठ कर ली, सरकार गिर गई। और हम लोग सिर्फ भाजपा मुक्त बिहार चाह रहे थे, इसलिए हम लोगों ने समर्थन दिया था और पार्टी में गए थे कि भाजपा से मुक्ति मिले, क्योंकि इस राज्य में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, भुखमरी व्याप्त है, प्लान व्याप्त है, इन सारी चीजों से मुक्ति के लिए हम लोगों ने नीतीश जी के नेतृत्व में, तेजस्वी जी के नेतृत्व में नीतीश जी को समर्थन देकर भाजपा से मुक्त कराना हमारा लक्ष्य था। जी जी। जब नीतीश और तेजस्वी का साथ हुआ था, उस वक्त आप लोगों ने भी तेजस्वी और नीतीश के उस गठबंधन को, जो भाईचारे को बढ़ाने की बात करता, उसके आप हिस्सेदार बने थे, जबरदस्त समर्थन दिया। उन कम अवधि में 22 विधानसभा क्षेत्र में विकास की काफी उपलब्धि हुई। हमारे यहाँ जो हॉस्पिटल्स थे, सारे हॉस्पिटल्स बने, चूंकि वो हेल्थ भी तेजस्वी जी का मंत्रालय तेजस्वी जी के हाथ में, तेजस्वी जी का था। ग्रामीण कार्य में कम से कम 250 किलोमीटर रोड बने। अच्छा। 98 ब्रिज का सैंक्शन हुआ। आपको फ्लड प्रोटेक्शन का 52 प्लेसेस पर काम हुआ। तो वो एक उपलब्धि के रूप में 22 विधानसभा क्षेत्र का वो कार्यकाल था। खैर, ये बात हुई। चूंकि वक्त कम है, जरूरी सवाल ये मैं पूछना चाहता हूं कि इस बार जो महागठबंधन है, उसके सामने सीमांचल के इलाके में महागठबंधन दरअसल बीजेपी से चुनाव नहीं लड़ रहा है। एमआईएम उसका एक बड़ा क्या कहते हैं कि बड़ा अपोनेंट बन के खड़ा हुआ है। आप एमआईएम और महागठबंधन, या बीजेपी को मैं जोड़ लेता हूं, एनडीए को भी, इसमें आप पूरे सीमांचल में कितना अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं, या क्या नुकसान होने के आपको आसार है? नुकसान के कोई आसार नहीं है, क्योंकि महागठबंधन के लोग के प्रति समर्पित है, और मैं लोगों से अपील भी किया हूं कि चूंकि सरकार बनने का मसला है और भाजपा को बिहार से हटाने का मसला है, वहाँ एमआईएम कहीं टिकता नहीं है। एमआईएम एक कुछ सीटों पर लड़ा है, सरकार बनाने का कोई लक्ष्य नहीं है। ये एक विभाजन के लिए सीमांचल के हल्का को ही चारागाह बनाया गया है। चारागाह बनाया गया है ये मजलिस के द्वारा नेतृत्व में कि डिवीजन ऑफ मुस्लिम अल्पसंख्यकों के वोट का बंटवारा करके कहीं न कहीं एमआईएम का जो स्टेप है, बीजेपी को मजबूत करने का काम कर रहा है। इसलिए लोगों से अपील है कि सरकार बनाना है और बिहार को इस जंगल राज से, महाजंगल राज से, जो भाजपा का सामंतवादियों का राज है, इससे मुक्ति के लिए लोगों से अपील कर रहे हैं कि लोग महागठबंधन की सरकार बनाए, एक नया बिहार बनाए। तो आश्वस्त है जीत को लेकर? दिल पे निश्चित रूप से आश्वस्त है, और महागठबंधन की जीत होगी, और हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है, लोगों का समर्थन महागठबंधन के साथ है। क्या कौन से वर्ग या कौन सा धड़ा, कितने लोग इस महागठबंधन के साथ हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। 22 विधानसभा क्षेत्र में हमेशा से महागठबंधन जीतता रहा था। यहाँ 70% में महागठबंधन बना था, तो उस वक्त भी एमआईएम के कैंडिडेट को 14,000 वोट आया था। ये सिर्फ वोट काटने की राजनीति कर रहे हैं, और एमआईएम 22 से 20 में जीता था। ये एमआईएम की उपलब्धि नहीं थी। वो क्यों ये बार बार कहते हैं? ये एमआईएम की उपलब्धि नहीं थी, ये एमआईएम वो तो मैं समझ अचीवमेंट नहीं था, क्योंकि मैं प्रत्याशी था, मेरा जो वोट बैंक है उसमें कुछ वोट प्लस हुआ। कोई व्यक्ति यदि निर्दलीय चुनाव जीत लेगा, तो दल से आने के बाद तो वो जीत लेगा निश्चित रूप से। तो
मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो इनका ओवैसी का कहना है कि आपकी कोई तवज्जो नहीं देता, आपको कोई टिकट नहीं देता, धक्का देता है, ये ये सब क्या है? ये गलत बात है। मैं जदयू से भी टिकट से चुनाव लड़ा हूँ कब? 14 में, और 2000 में कांग्रेस से भी लड़ा हूँ, और हमारे परिवार को निरंतर कांग्रेस 5 बार टिकट दिया है, वालिद साहब को और वालिद आपको साहब मिला। को मिला करके। इसलिए ये उनका कहना कहीं से जायज नहीं है कि टिकट नहीं देता है। अलायंस की राजनीति होती है, आप भी सक्रिय राजनीति करते हो सकता है आपको ड्रॉप कर दे, राज्यसभा में ले ले, विधान परिषद में ले ले, किसी आयोग का अध्यक्ष बना दे। ये गठबंधन की राजनीति है। अब ये ये उनका बोलना ये बेतुका होगा, और वो किसी को खामोश होने कह रहे हैं, किसी को मायूस होने का कह रहे हैं। तो आजकल लोगों को बड़ा ये उपदेश देने से अच्छा स्वयं वो उपदेश का पालन करें। अभी जो हैदराबाद में चुनाव हो रही है, वो डोर टू डोर कांग्रेस के लिए वोट मांग रहे हैं। यही तो मुश्किल डोर है। टू डोर कांग्रेस के लिए वोट मांग रहे हैं। पहले ये केसीआर के समर्थन में तेलंगाना में सरकार चला रहे वो थे। सरकार के साथ रहते हैं। साथ हैदराबाद में अभी तेलंगाना में रेवंत कहा रेड्डी की जाता है। सरकार है, अभी मौजूदा इसमें वो रेवंत रेड्डी के आगे पीछे कर रहे हैं। 6 सीट लिमिटेड है। अगर आप मुसलमानों की संख्या लें तो हैदराबाद में भी 30% मुसलमान हाँ, है। इन्हें करीब तो इन्हें अगर 50 सीट पे लड़े 50 सीट पर लड़े, या 100 पे कई लड़े, कई लोकसभा से लड़ना चाहिए। बिल्कुल। ये चिन्हित करते हैं कि अल्पसंख्यक बाहुल क्षेत्र जहाँ है, मैं चुनाव वहीं से लड़ूं। तो इस हिंदुस्तान में, एक गंगा जमनी तहजीब में एक जातिवाद की बात करना जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं, अभी आके ये कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, उप कहाँ से बनेंगे? उप मुख्यमंत्री नहीं, अब मुख्यमंत्री चाहिए। तो आप 17 प्लेस इसको जोड़ते हैं, उसमें सारी जातियों के लोग हैं, शेरशावादी हैं, कुलैया हैं, अंसारी हैं, मुकेरी हैं, सब सब डिवीजन जाति है, हर सबको जाति। मिलाकर के 17% है। तो उस दृष्टिकोण से तो आप एक अच्छे धड़े को चैलेंज करके 83% को एक कर रहे हैं। तो आपका लक्ष्य जो है, इस बार यहाँ की जनता पूरा होने नहीं देगी। इस बार लोग महागठबंधन के साथ है, और निश्चित रूप से यहाँ से महागठबंधन के प्रत्याशी की कामयाबी होगी, वो जीतेंगे। चलिए, ये आपकी राय रही और अब बात रही, एक सवाल आखिर में आपसे करूंगा कि यदि तेजस्वी मुख्यमंत्री बनते हैं और चूंकि मुकेश सहनी के नाम की घोषणा हो चुकी है डिप्टी सीएम की, तो क्या आप लोगों से ऐसी कोई अंदर की बात है कि कोई मुस्लिम डिप्टी सीएम या हिस्सेदारी? निश्चित रूप से उम्मीद है। मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी होंगे। अल्पसंख्यक समुदाय का भी लोग उप मुख्यमंत्री बनेगा। एकदम मुकेश आश्वस्त हैं। सहनी, निश्चित रूप से ये स्ट्रेटेजी है, और लेकिन निश्चित किसी रूप को स्टेज पे जगह न देना, किसी को नहीं स्टार नहीं, प्रचारक न बनाना, ये तो कैसे आपके महागठबंधन है कि इमरान प्रताप गिरी है? वो कांग्रेस के हैं। कांग्रेस का है, लेकिन मैं आरजेडी की बात कर रहा हूँ। महागठबंधन एक मोर्चा है। अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब भी जा रहे हैं, कारी शोएब साहब भी जा रहे हैं। को मैं देखा, तो ये कहना कहीं से उचित नहीं है। जहां तक दरी और चिटाई बिछाने की बात ये है, हम नहीं कहते, तो ये बैरिस्टर। ये बैरिस्टर खुद तेलंगाना में दरी और चिटाई बिछाने की काम कर रहे हैं, और काल्पनिक रूप से सीमांचल की जनता को मानसिक रूप से कमजोर कराने के लिए ऐसी बात कर रहे हैं, जो कहीं से भी जायज नहीं है। मुसलमान अपने हिसाब से जिया है, आगे भी जिएगा, अल्लाह मालिक है। लेकिन उनका ये कहना दरी और चिटाई, हर लोग प्रबुद्ध और संपन्न है, कहीं किसी का कोई दरी नहीं बिछाता है। लेकिन वो बार एक संगठन की प्रक्रिया भी होती है। किसी भी संगठन में अगर हम किसी संगठन के साथ हैं, न्यूज चैनल के साथ हैं, हमारा चैनल यदि कहेगा कि आज तुमको कम, चीफ एडिटर, चीफ ब्यूरो रहेंगे, उनके है। उनके मार्गदर्शन में आप चलेंगे, बिल्कुल, उनके डायरेक्शन में आप चलेंगे। किस इशू पर बात करना है वो आपको ये तो प्रोसेस होता है, प्रोसेस, ये हाँ वर्किंग प्रोसेस। हाँ। तो अब ये डायरेक्शन दे देना सीमांचल में आकर के कि यहाँ के लोग दरी बिछाएंगे, कब तक दरी बिछाओगे? आप बिरयानी खाते हो, हमें पंता भात नसीब में अल्लाह ने जो दिया है मैं वही खाऊंगा। आप पैंट शर्ट पहनते हो, शेरवानी पहनते हो, मैं लुंगी कुर्ता पहनता हूँ, जो मेरा देसी ड्रेस है हम वही को पहनेंगे ना। आपकी वजह से हम शेरवानी नहीं पहन लेना। एक बात वो जो आखिर में कह रहे हैं, मैं बात खत्म करूंगा, सॉरी, कि मुझे तेजस्वी ने एक्सट्रीमिस्ट कहा, मैं दाढ़ी और टोपी लगाता हूँ, ये बात पे आप क्या कहेंगे? आपने क्या क्या कहा? तेजस्वी को क्या कहा कि दारुसलाम आओगे, घुटने के बल चल के आओगे, भीख मांगते हुए आओगे? तो आपको सबसे पहले मैंने एक लैंग्वेज कहा कि उपदेश देने से अच्छा है स्वयं उपदेश का पालन करना। कथनीय मैं किसी को गाली देता हूँ तो ये वफा की उम्मीद रखूंगी वो भी हमको रिप्लाई में गाली ही देगा, दुआ नहीं देगा, स्वाभाविक है, दुआ नहीं देगा, वो गाली देगा। बिल्कुल। तो इसका जवाब था। खैर, अब आखिर में मैं अपनी बातचीत खत्म करूंगा। ये थे रुकनुद्दीन साहब, जो मौजूदा विधायक हैं। लेकिन कई बार सियासत में कहा जाता है कि जब लड़ाई बड़ी हो तो छोटे मफाद और छोटे फायदों को दरकिनार करना होता है। तो ये महागठबंधन के लिए अपनी सैक्रिफाइसेस किए हैं, कुर्बानी दिए हैं, और कुर्बानी देने वाला कहीं ना कहीं ऊपर वाला भी उसे बड़ा लीडर बनाता है।
और जब बड़ा मकसद हो, इनका मकसद यह है कि सरकार बने, इनका मकसद यह है कि बंटवारा ना हो, विभाजन ना हो। नेता अपने अपने गुणागणित अपने हिसाब से बातचीत करते हैं, लेकिन हम पत्रकारों का धर्म यही है कि जो जस का तस बोले उसे वैसा दिखाया जाए। बाकी दुनिया जहान की खबरों को देखने के लिए आप इनकलाब हिंदी को लाइक सब्सक्राइब करें। क्या कुछ होगा सीमांचल में, क्या कुछ होगा बिहार में, आने वाली 14 तारीख निर्णायक तारीख होगी। किसकी सरकार बनेगी, कौन सीएम बनेगा, कौन डिप्टी बनेगा, या विधानसभा नहीं बनेगी, कौन राज्यपाल के पास जाएगा, बहुत कुछ अभी होना बाकी है। अभी विधायक जी अपनी रणनीति में बिजी हैं। इन्होंने मुझे अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए इनका शुक्रिया। ठीक है विधायक जी, आपका बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने कुछ अच्छी बातें की, मैंने भी अपनी अंतरात्मा की आवाज आपको बताया। ठीक है, अंतरात्मा से याद आया कि सियासत में या आपकी निजी जिंदगी में अंतरात्मा की आवाज आखिरी आवाज होती है। बहुत धन्यवाद।